अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्डर 32 सीपीसी को डिस्कस करेंगे, जो कि सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन से डील करता है। जब आप लोगों ने एक सूट फाइल करना है, तो अगर वो पर्सन जो प्लेंटिफ है वो अगर माइनर है, तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, वो माइनर कैसे सूट फाइल करेगा, या फिर अगर एक सूट फाइल किया गया है डिफेंडेंट जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट, वो अगर डिफेंडेंट माइनर है, तो फिर कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, उस डिफेंडेंट के बिहाफ पे कौन पर्सन उस सूट को डिफेंड करेगा। ये सारा प्रोसीजर बताया गया है इस आर्डर 32 सीपीसी में। अब इन रूल्स को डिस्कस करने से पहले दो टर्म्स आप लोग समझ लें, नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन एड लिटम। अब इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि माइनर के बिहाफ पे, माइनर प्लेंटिफ के बिहाफ पे कौन पर्सन सूट फाइल करेगा और माइनर डिफेंडेंट के बिहाफ पे कौन पर्सन जो है वो सूट को डिफेंड करेगा। तो जब एक प्लेंटिफ सूट फाइल करता है, अगर वो माइनर है तो वो खुद सूट फाइल नहीं करेगा, बल्कि उस माइनर के बिहाफ पे, उस माइनर के थ्रू जो पर्सन सूट फाइल करेगा उसको नेक्स्ट फ्रेंड बोलेंगे। और अगर एक प्लेंटिफ सूट फाइल करता है किसी माइनर के अगेंस्ट, तो उस माइनर की जगह पे एक पर्सन कोर्ट अपॉइंट करेगी, और वो पर्सन उस माइनर के सूट को डिफेंड करेगा। उस पर्सन को गार्डियन एड लिटम कहेंगे। तो ये दोनों टर्म्स काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, तो इन दोनों टर्म्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो रूल 1 से स्टार्ट करते हैं, माइनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। अब इसमें भी रूल 1 में ही क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जब एक प्लेंटिफ अगर माइनर है, तो उसने अगर सूट फाइल करना है तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल करेगा। एवरी सूट बाय माइनर shall be instituted in his name by a person who in such suit shall be called the next friend of the minor। तो जो माइनर के बिहाफ पे, अगर माइनर ने कोई भी सूट फाइल करना है, तो जो पर्सन माइनर के बिहाफ पे वो सूट फाइल करेगा उसको नेक्स्ट फ्रेंड कहेंगे। उसके बाद जो इसका रूल 2 है उसमें कह रहे हैं वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड। अगर जो रूल 1 में क्लियरली बता दिया गया कि नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू जो है वो सूट फाइल किया जाएगा, लेकिन अगर जो माइनर है वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल नहीं करता, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड, द कोर्ट में ऑन सच फैक्ट कमिंग टू इट्स नोटिस अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू रेमेडी द डिफेक्ट। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी उस प्लेंटिफ को कि ये सूट जो है वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू फाइल करो, क्योंकि जो माइनर है वो तो कम्पिटेंट नहीं है सूट फाइल करने का, तो कोर्ट उससे पहले अपॉर्चुनिटी देगी। उसके बाद क्लास 2 में क्या कह रहे हैं, वेयर द डिफेक्ट इज नॉट रिमूव्ड, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट or of its own motion order that the plaint should be taken off the file with cost to be paid by the pleader or other person। तो फिर क्या होगा, अगर कोर्ट उसको अपॉर्चुनिटी भी देती है, लेकिन फिर भी वो जो प्लेंटिफ है वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू फाइल नहीं करता वो प्लेंट दोबारा से, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उस प्लेंट को जो है वो रिटर्न कर देगी, उसको फाइल का हिस्सा नहीं कंसीडर किया जाएगा, और जिस प्लीडर ने ये प्लेन फाइल की है या फिर जिस पर्सन ने ये प्लेन फाइल की है, उस पर्सन को कोर्ट कास्ट भी डाल सकती है। अब ये कोर्ट आर्डर पास, खुद भी आर्डर पास कर सकती है या फिर डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पे भी। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसके क्लास 3 में notice of the application submitted under sub rule 2 shall be given to the pleader or such other person and the court may after hearing his objection। अब इसमें कह रहे हैं कि जब डिफेंडेंट ये एप्लीकेशन फाइल करेगा कि ये जो प्लेंटिफ का सूट है ये थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड फाइल किया जाना है, लेकिन ये इसने थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड नहीं फाइल किया, तो फिर इस एप्लीकेशन के बाद कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ को सुनेगी, उसके ऑब्जेक्शंस को सुनेगी, और दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद फिर जो भी कोर्ट को अप्रोप्रिएट आर्डर कोर्ट समझेगी वो आर्डर पास कर देगी। रूल 3 में कह रहे हैं गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट।
तो जो मैंने पहले चीज़ बताई है कि अगर जो डिफेंडेंट है वो अगर माइनर है तो उस माइनर के बिहाफ पे उसके सूट को जो पर्सन डिफेंड करेगा उसको गार्डियन एड लिटम कहेंगे। अब कोर्ट कब उसको अपॉइंट करेगी, इस रूल 3 में कह रहे हैं वेयर द डिफेंडेंट इज अ माइनर द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द फैक्ट ऑफ हिज माइनॉरिटी शैल अपॉइंट अ प्रॉपर पर्सन टू बी गार्डियन फॉर द सूट ऑफ सच ए माइनर। तो कोर्ट अगर इस बात पे सेटिस्फाई होती है कि जो डिफेंडेंट है वो माइनर है तो कोर्ट क्या करेगी, एक प्रॉपर पर्सन अपॉइंट करेगी जो पर्सन उस डिफेंडेंट के बिहाफ पे उस सूट को डिफेंड करेगा, उसको गार्डियन कहेंगे। इसके क्लास 2 में कह रहे हैं एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन फॉर द सूट में बी obtained upon application in the name and on behalf of the minor or by the plaintiff। तो इसमें सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि ये जो गार्डियन अपॉइंट करने की एप्लीकेशन है ये प्लेंटिफ भी दे सकता है कि जो डिफेंडेंट है वो माइनर है उसका गार्डियन अपॉइंट किया जाए, या फिर जो माइनर डिफेंडेंट है वो खुद भी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि मेरा गार्डियन अपॉइंट किया जाए जो मेरे बिहाफ पे सूट को डिफेंड करे। अब इसका जो क्लास 3 और 4 है इसमें अमेंडमेंट आ गई है और नया क्लास 3 और 4 ऐड किया गया है। तो इसमें क्लास 3 में जो अमेंडमेंट के बाद ये एडिशन इसमें किया गया है, द प्लेंटिफ शैल फाइल विद हिज प्लेंट अ लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स ऑफ द माइनर एंड अदर पर्सन विद देयर एड्रेसेस who prima facie are most likely to be capable of acting as a guardian of the for the suit for a minor defendant। अब इसमें कह रहे हैं क्लास 3 में कि जब प्लेंटिफ एक प्लेंट फाइल करता है तो अगर उस केस में जो डिफेंडेंट है वो माइनर है तो फिर प्लेंटिफ क्या करेगा, अपनी प्लेंट के साथ एक लिस्ट लगाएगा और उस लिस्ट में उस माइनर डिफेंडेंट के रिलेटिव्स का नाम लिखेगा और उनके एड्रेसेस वगैरह लिखेगा और बताएगा कि ये जो उसके रिलेटिव्स हैं ये कैपेबल हैं इसके गार्डियन अपॉइंट होने के, ताकि कोर्ट जो है वो जब कोर्ट के पास उस डिफेंडेंट माइनर डिफेंडेंट के रिलेटिव्स की लिस्ट आ जाएगी तो कोर्ट उनमें से किसी को एक को उसका गार्डियन अपॉइंट कर लेगी। अब इसका जो क्लास 4 है उसमें कह रहे हैं द कोर्ट में एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट call upon the plaintiff to furnish such a list and in default of compliance may reject the plaint। तो इस रूल 4 में कह रहे हैं कि अगर तो जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्लेंटिफ है उसने अपनी प्लेंट के साथ ये लिस्ट अटैच करनी होती है, लेकिन अगर वो प्लेंटिफ जो है वो अपनी प्लेंट के साथ ये लिस्ट अटैच नहीं करता तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको कहेगी कि लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करो, फिर भी अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। क्लास 6 में कह रहे हैं एनी एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन फॉर द सूट and any list furnished under this rule shall be supported by an affidavit verifying the fact that the proposed guardian has no interest in the matters in controversy। अब इसमें सिंपल सी चीज़ कह रही हैं कि जो पर्सन उस माइनर के गार्डियन के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा कि मैं फिट पर्सन हूँ इस माइनर डिफेंडेंट का गार्डियन अपॉइंट होने के लिए, तो वो पर्सन अपनी एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगाएगा और उस एफिडेविट पे ये चीज़ वेरीफाई करेगा कि मेरा कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है इस माइनर के अगेंस्ट और मैं फिट पर्सन हूँ गार्डियन अपॉइंट होने के लिए। उसके बाद जो इसका रूल 4 है उसमें बताया गया कि ये जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा या फिर जो गार्डियन होगा उससे अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। तो सबसे पहली चीज़ कह रही हैं एनी पर्सन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड हैज़ अटेन्ड मेजॉरिटी मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर और एज हिज गार्डियन फॉर द सूट। तो फर्स्ट क्या क्वालिफिकेशन है कि वो पर्सन जो मेजर है, जो ऑफ साउंड माइंड है, वही पर्सन जो है वो नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट हो सकता है प्लेंटिफ का या फिर डिफेंडेंट का गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद इसके प्रोवाइजो में कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज़ नॉट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर। तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट हो रहा है या फिर जो गार्डियन अपॉइंट हो रहा है इसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए प्लेंटिफ माइनर प्लेंटिफ के अगेंस्ट या फिर माइनर डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब इस प्रोवाइजो में एक और चीज़ कह रहे हैं कि जो डिफेंडेंट है वो उसी केस में नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट नहीं हो सकता या फिर जो प्लेंटिफ है वो उसी केस में डिफेंडेंट का गार्डियन अपॉइंट नहीं हो सकता। अब इसके क्लास 2 में कह रहे हैं वेयर अ माइनर हैज़ अ गार्डियन अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड बाय competent authority no person other than such guardian shall act as the next friend of the minor or be appointed his guardian for the suit। तो यहाँ तक कह रहे हैं
कि जब एक माइनर का ऑलरेडी कंपिटेंट अथॉरिटी ने कोई गार्डियन अपॉइंट कर दिया हुआ है या फिर नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो अपॉइंट कर दिया हुआ है, तो फिर उस पर्सन के अलावा कोई भी और पर्सन जो है वो उसका नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन अपॉइंट नहीं हो सकता, unless the court considers for reasons to be recorded that it is for the welfare for the minor's welfare that another person be permitted to act or be appointed as the case may be। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अदरवाइज वही पर्सन रहेगा, लेकिन अगर कोर्ट ये कंसीडर करती है, कोर्ट ये ज़रूरी समझती है कि माइनर की वेलफेयर के लिए किसी और पर्सन को अपॉइंट किया जाना ज़रूरी है, उसका गार्डियन या फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तो फिर कोर्ट किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद इसके क्लास 3 में कह रहे हैं नो पर्सन शैल विदाउट हिज कंसेंट बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर द सूट। तो जो माइनर डिफेंडेंट का गार्डियन अपॉइंट होना है वो उस पर्सन की कंसेंट के बगैर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। जिस पर्सन को गार्डियन अपॉइंट किया जाना है उस पर्सन की कंसेंट होना ज़रूरी है। क्लास 4 में कह रहे हैं कि जहाँ पे कोई पर्सन फिट ही नहीं है उस माइनर डिफेंडेंट का गार्डियन अपॉइंट होने के लिए, या फिर वो विलिंग ही नहीं है पर्सन, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट में अपॉइंट एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। तो कोर्ट क्या करेगी? अपना कोई ऑफिसर अपॉइंट कर देगी उस माइनर डिफेंडेंट का गार्डियन, और वो जो गार्डियन होगा वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए अगर कोई एक्ट वगैरह करता है या फिर ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए कोई कास्ट वगैरह इनकर्ड हो जाती है, तो फिर वो कास्ट कौन पे करेगा? कोर्ट दोनों पार्टीज़ में से किसी एक को डायरेक्शन दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि ये कास्ट पे करो, या दोनों पार्टीज़ को कह सकती है, या फिर आउट ऑफ एनी फंड इन कोर्ट इन विच द माइनर इज़ इंटरेस्टेड। तो उस माइनर के अगर कोई फ़ंड वगैरह है, किसी फ़ंड वगैरह में वो इंटरेस्टेड है, तो उसमें से वो कास्ट जो है वो डिडक्ट कर ली जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो गार्डियन अपॉइंट हुआ है ये अगर केस में डिले कर रहा है, उस डिले की वजह से अगर कोर्ट कोई कास्ट वगैरह डालती है इस माइनर डिफेंडेंट को, तो फिर ये कास्ट वो ऑफिसर तो नहीं ना पे करेगा, फिर इन पार्टीज़ में से किसी एक को या दोनों को भी कोर्ट कह सकती है कि ये कास्ट पे करें। उसके बाद इसका जो रूल 5 है इसमें कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट। Every application to be to the court on behalf of the minor other than application under rule 10 sub rule 2 shall be made by his next friend or by his guardian for the suit। तो इसमें कह रहे हैं कि एक सूट में कोई भी अगर एप्लीकेशन फ़ाइल की जानी है तो वो बाय नेक्स्ट फ्रेंड ही फ़ाइल की जाएगी या फिर थ्रू गार्डियन ही फ़ाइल की जाएगी, अदर देन जो एप्लीकेशन अंडर रूल 10 सब रूल 2 बताई गई है उस एप्लीकेशन को छोड़ के अगर एक केस में कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही की जाएगी या फिर गार्डियन के थ्रू। अब रूल 10 और सब रूल 2 इसका क्या कहता है कि अगर एक ऑलरेडी कोई नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट हो चुका है या फिर गार्डियन, और कोई नया गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड आके कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करता है, तो ये सब रूल 10 सब रूल 2 उस नए गार्डियन या नए नेक्स्ट फ्रेंड से रिलेटेड है। तो इसमें कह रहे हैं कि इस रूल को इस एप्लीकेशन को छोड़ के अगर कोई भी एप्लीकेशन है जो कि माइनर के बिहाफ पे फाइल की जानी है केस में, तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू या फिर उसके गार्डियन के थ्रू ही फाइल की जाएगी। अब इसके क्लास 2 में कह रहे हैं रूल 5 के क्लास 2 में कि अगर कोई माइनर है जिसने एप्लीकेशन फ़ाइल की है कोई या फिर सूट फाइल की है, या फिर अगर कोई माइनर डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है या फिर कोई सूट फाइल किया गया है, लेकिन अभी तक उस सूट में उस माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट नहीं हुआ या फिर उस माइनर का गार्डियन जो है वो अपॉइंट नहीं हुआ, लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो इस फैक्ट को जानती है, दूसरी पार्टी को पता है कि ये जो पार्टी है ये माइनर है, लेकिन दूसरी पार्टी कंसीलमेंट करती है इस फैक्ट का, द फैक्ट ऑफ सच माइनॉरिटी, इस फैक्ट को कंसीलमेंट करते हुए उस एप्लीकेशन में या उस सूट में अगर कोई ऑर्डर ऑब्टेन कर लेती है कोर्ट से, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के नॉलेज में जब ये चीज़ आएगी कि ये जो पार्टी है ये तो माइनर है और अभी तक इसका गार्डियन अपॉइंट नहीं हुआ या फिर इसका नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट नहीं हुआ, और दूसरी पार्टी जो है उसने कंसीलमेंट करते हुए इस केस में जो है वो ऑर्डर ऑब्टेन किया है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उस आर्डर को डिस्चार्ज कर सकती है, उस आर्डर को ख़त्म कर सकती है, और जिस पार्टी ने जो प्लीडर ये कंसीलमेंट करेगा और कंसीलमेंट करते हुए ये आर्डर जो है वो ऑब्टेन करेगा उसको कोर्ट जो है वो कास्ट भी डाल सकती है।
अब जो रूल 6 है उसमें कह रहे हैं रिसिप्ट बाय नेक्स्ट फ्रेंड टू गार्डियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिग्री ऑफ माइनर। तो इसमें ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि जो नेक्स्ट फ्रेंड है या जो गार्डियन है सॉरी, उसकी ड्यूटीज़ क्या है। अ नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन ऑफ द फॉर द सूट शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट रिसीव एनी मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ गई कि जो एक नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट होता है केस में या फिर गार्डियन अपॉइंट होता है किसी माइनर का, तो वो कोर्ट की इजाज़त के बगैर विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट उस केस में ना तो कोई मनी रिसीव करेगा और ना ही कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करेगा। इधर बाय वे ऑफ कंप्रोमाइज बिफोर डिक्री और आर्डर, कि अभी डिक्री पास नहीं हुई या फिर आर्डर पास नहीं हुआ और उससे पहले ही अगर पार्टीज़ के बीच में कोई कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो फिर उस कंप्रोमाइज़ में कोर्ट की इजाज़त के बगैर ना तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करेगा और ना ही कोई पैसे रिसीव करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या कह रहे हैं, अंडर अ डिक्री और आर्डर इन फेवर ऑफ द माइनर। और सेकंड नंबर पे अगर माइनर की फेवर में कोई डिक्री पास हुई है, कोई आर्डर पास हुआ है, तो उससे रिलेटेड ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव कर सकता है कोर्ट की इजाज़त के बगैर और ना ही कोई मनी। अब इसके क्लास 2 में कह रहे हैं रूल 6 के क्लास 2 में, वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी आर टू बी अपॉइंटेड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने इस नेक्स्ट फ्रेंड को अपॉइंट नहीं किया या फिर गार्डियन को अगर अपॉइंट नहीं किया, या फिर अगर जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसने इस नेक्स्ट फ्रेंड को अपॉइंट तो किया है या फिर गार्डियन को अपॉइंट किया है, लेकिन इस गार्डियन को या फिर इस नेक्स्ट फ्रेंड को अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई है और फिर भी अगर कोर्ट उसको परमिशन ग्रांट करना चाहती है कि वो उस माइनर के बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर सकता है या फिर मनी रिसीव कर सकता है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उससे सिक्योरिटी मांग सकती है या फिर कोर्ट उसको डायरेक्शन इशू कर सकती है कि इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो तुम प्रॉपर्टी रिसीव करोगे, ताकि वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्ट की जा सके, वो गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड उस प्रॉपर्टी को वेस्ट ना करे। तो ये सिंपल सी इसमें रूल क्लास 2 में बात बताई गई है। अब जो इसका रूल 7 है उसमें बताया गया एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट। तो जो नेक्स्ट फ्रेंड है या गार्डियन है वो क्या कोई कंप्रोमाइज या एग्रीमेंट कर सकता है माइनर की बिहाफ पे या नहीं। नो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट शैल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट एक्सप्रेसली recorded in the proceeding enter into any agreement or compromise on behalf of the minor with reference to the suit in which he acts as a next friend or guardian। तो इसमें क्लियरली ये चीज़ बता दी गई है कि अगर कोई नेक्स्ट फ्रेंड है या फिर कोई गार्डियन है, तो वो अगर कोई कंप्रोमाइज़ करना चाहता है उस केस में या फिर कोई एग्रीमेंट करना चाहता है उस सूट में, तो वो कोर्ट की परमिशन के बगैर जो है वो एग्रीमेंट नहीं करेगा और ना ही कंप्रोमाइज़ करेगा, और उस एग्रीमेंट को प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया जाएगा, उसको जो है वो एक्सप्रेसली रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद इसके क्लास 2 में कह रहे हैं कि अगर वो कोर्ट की परमिशन के बगैर कोई एग्रीमेंट या कोई कंप्रोमाइज़ कर लेता है तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा। एनी सच एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट सो रिकॉर्डेड शैल बी वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल पार्टीज अदर दैन द माइनर। तो ये एग्रीमेंट अगर नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन कोर्ट की इजाज़त के बगैर कर लेता है कोई कंप्रोमाइज़ या एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट जितनी भी पार्टीज़ होंगी उन तमाम पार्टीज़ के अगेंस्ट जो है वो वॉइडेबल होगा अदर देन द माइनर को छोड़ के। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट रूल्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।